नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट प्रोजेक्ट वेदर से शुरू करते हैं। अब इनिशियली जब डीआरडीओ की चीफ के ऑफिस में इस नए लॉन्च व्हीकल को देखा गया था, तब इनिशियली सभी लोगों को लगा था कि एक नई मिसाइल सिस्टम होने वाली है जिसे अभी डीआरडीओ की तरफ से सीक्रेटली डेवलप किया जा रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि ये कोई मिसाइल सिस्टम नहीं बल्कि एक लॉन्च व्हीकल होने वाला है जिसे डीआरडीओ की तरफ से भी डेवलप किया जा रहा है ताकि इसरो से इंडिपेंडेंट होकर हम अपनी खुद की सैटेलाइट को लॉन्च कर पाएंगे। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि इसरो जो कि हमारी डोमेस्टिक सैटेलाइट को लॉन्च करने के साथ साथ अभी फॉरेन सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करने लगा है, तो इसके होते हुए डीआरडीओ को अपने खुद से एक लॉन्च व्हीकल को बनाने की क्या ज़रूरत है, जबकि हम जो चाहे वो सैटेलाइट इसकी मदद से लॉन्च कर सकते हैं, चाहे वो सिविलियन एप्लीकेशन के लिए हो जाए फिर डिफेंस एप्लीकेशन हो जाए। और अभी तो इसरो की तरफ से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SSLV को भी बनाया जा रहा है जिसे फ्रीक्वेंटली लॉन्च करने के लिए तैयार किया जा सकता है। तो अभी एक और सेपरेट लॉन्चिंग सिस्टम को या प्लेटफॉर्म को डेवलप करने की क्या जरूरत पड़ी थी, इस पर गौर करें तो इसमें एक चीज सामने निकल कर आती है। आप सब जानते हैं कि अभी जो मॉडर्न वॉरफेयर है इसमें दरअसल लड़ाई सिर्फ लैंड, एयर और वाटर तक ही सीमित नहीं रहा है, अब स्पेस में भी लड़ाई पहुंच चुकी है। तो ऐसे में अगर फुल स्केल की लड़ाई किसी के साथ हो जाती है तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुश्मन हमारे एग्जिस्टिंग सैटेलाइट्स को निशाना बना सकते हैं और इसके अलावा हमारे सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी को भी टारगेट कर सकते हैं। तो ऐसे में जंग जैसे हालात में इसरो की किसी भी लॉन्च फैसिलिटी पर सैटेलाइट लॉन्च करना मतलब इसरो को वहाँ पे खतरा हो सकता है, यानी कि उस फैसिलिटी को भी दुश्मन की तरफ से नष्ट करने की कोशिश किया जा सकता है जहाँ से हम अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। और इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए डीआरडीओ की तरफ से वेदा को बनाया जा रहा है जो कि एक डेडिकेटेड डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होने वाला है। और ये एक तरीके से हमारा जो स्पेस फोर्स होने वाला है उसका एक पहला चरण होने वाला है। एक मोबाइल लॉन्च व्हीकल होने वाला है जो कि 700 kg तक की पेलोड को 700 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकेगा और इसे बस 72 आवर के अंदर असेंबल किया जा सकेगा, जो कि सबसे बड़ी बात होने वाली है, यानी कि कम समय के अंदर ही हम इसको लॉन्च करने के लिए तैयार कर सकते हैं। एक और बात यह भी है कि इसे मॉड्यूलर बनाया जा रहा है जिस वजह से हम इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके ले जा सकते हैं जिसको दुश्मन अपनी सैटेलाइट के जरिए आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब ये तो लॉन्च व्हीकल है, लेकिन इससे लॉन्च होने वाले सैटेलाइट्स की भी बात करें तो वो भी खास तरीके के सैटेलाइट्स होने वाले जिनको अभी शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ही बनाने के लिए असेंबल करने के लिए तैयार किया जाएगा। और ये 450 kg से लेकर 650 kg तक के वेट वाले सैटेलाइट्स होने वाले जिनको आसानी से इन व्हीकल में लॉन्च किया जा सकेगा। एक और खास बात यह है कि इनको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकेगा और इनको किसी स्पेसिफिक लॉन्च पैड से लॉन्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम मोबाइल लॉन्चर के जरिए इनको कहीं से भी लॉन्च कर पाएंगे। तो हम कब और कहां से सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले हैं कि हमारी अगली डिफेंस सैटेलाइट को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसका दुश्मन को काफ़ी समय तक पता नहीं चलने वाला है। इस पर हम अभी एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करें जो कि आपको आने वाले 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिलने वाला है। अगला अपडेट कल्याणी ग्रुप की तरफ से, और ऐसे लगता है कि डिफेंस एक्सपो के बाद अगर अभी तक सबसे ज़्यादा फायदा किसी इंडियन डिफेंस सेक्टर की कंपनी को हुआ है तो वो कल्याणी ग्रुप होने वाला है, क्योंकि पिछले 3 दिनों के अंदर कल्याणी ग्रुप को लेके 3 बड़े बड़े डिफेंस अपडेट सामने आ चुके हैं, जिसमें से कल्याणी ग्रुप की तरफ से 2 बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर को हासिल करने की बात सामने आई है। पहले तो परसों मिली एक रिपोर्ट के मुताबिक कल्याणी ग्रुप की तरफ से अभी सऊदी को अपनी भारत 52 गन्स को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया गया, जिसमें 70 के आसपास गन के लिए उनको ऑर्डर मिला है। और अभी इसके बाद बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से पब्लिश की गई रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अभी कल्याणी ग्रुप की तरफ से अपनी माउंटेड गन सिस्टम के लिए एक एक्सपोर्ट ऑर्डर को हासिल किया गया। इन गन्स को अभी अर्मेनिया की तरफ से खरीदने की बात की जा रही है और इससे करीब 100 गन के लिए उनकी तरफ से ऑर्डर प्लेस किया गया। अब मजे की बात तो ये है कि इन गन्स को इनिशियली इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया था और इंडियन आर्मी में ऐसे 800 से ज़्यादा गन को इंडक्ट करने के भी प्लान किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इंडियन आर्मी की तरफ से इन गन्स को अपनी सर्विस में शामिल करने के क्लियरेंस नहीं दिया गया। बेसिकली हमारे हॉट वेदर, कोल्ड वेदर, मून और मार्स ट्रायल वगैरह अभी होना बाकी है, जिसके बाद कोई डील आगे हो सकती है। लेकिन फिलहाल इससे काफ़ी पहले से इन गन्स को अर्मेनिया की तरफ से खरीदने का फैसला किया जा चुका है और आने वाले 3 सालों के अंदर इनको डिलीवर किया जाएगा। इन गन्स की कल्याणी ग्रुप की तरफ से 2 से 3 डिफरेंट टाइप की वेरिएंट को बनाया गया था, जिसमें से एक स्टील वेरिएंट था, एक एलॉय बेस्ड वेरिएंट था और एक टाइटेनियम बेस्ड वेरिएंट था। लेकिन अभी अर्मेनिया को इसकी स्टील वेरिएंट को ऑफर किया जा रहा है जो कि इसकी सबसे चीपर वेरिएंट होने वाला है।
ये एक 155 mm और 39 कैलिबर की आर्टिलरी गन होने वाली, जिनकी मैक्सिमम स्ट्राइक रेंज 30 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। बताया जा रहा है कि इन गन्स को इंडियन माउंटेन रीजन में ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है, तो आर्मेनिया भी इसको अपनी माउंटेन रीजन में ही डिप्लॉय करने के लिए खरीद रहा है, क्योंकि उनको डर है कि अगर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच कोई नेक्स्ट लड़ाई होती है तो वो माउंटेन रीजन में हो सकता है। तो इन गन्स को भी खरीदना उनके लिए काफी लॉजिकल लग रहा है। अगला अपडेट कारगिल की तरफ से। आप सभी को शायद याद होगा, कारगिल जो कि एक यूएई बेस्ड स्मॉल आर्म मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है और ये इंडियन आर्मी की तरफ से फ्लोट किए गए कार्बाइन टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहा था। और इनफैक्ट इस टेंडर में कारगिल की कार 816 कार्बाइन को सिलेक्ट भी किया गया था और इनको L1 बिडर भी घोषित किया गया था। लेकिन उसके बाद आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम की वजह से भारत की तरफ से इस टेंडर को कैंसिल करके उसमें सिर्फ मेड इन इंडिया कार्बाइन को ही खरीदने का प्लान किया गया था, जिसके बाद कारगिल की इस कार्बाइन की सिलेक्ट होने की चांसेस ना के बराबर की थी। और अभी भी नहीं लग रहा कि भारत कारगिल की इस कार्बाइन में कोई इंटरेस्ट दिखाने वाली है, लेकिन अभी कारगिल की तरफ से एक इंडियन कंपनी के साथ टाइप किया गया था, जिसके चलते वो अभी भारत में अपनी कार 816 कार्बाइन को और अपनी CSR 338 लैपो मैग्नम स्नाइपर्स को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। अब कारगिल का कहना है कि भारत की जो मेक इन इंडिया पॉलिसी है उसमें ये फुली कंप्लाई करने वाले हैं और इनिशियली इनकी जो प्रोडक्शन भारत में शुरू होने वाला है उनमें 60% से ज़्यादा इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल होने वाला है। तो टेक्निकली जिन राइफल्स को और कार्बाइन्स को भी भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा वो भले ही कारगिल की तरफ से डेवलप किए गए, लेकिन वो फिर भी मेड इन इंडिया वेपन होने वाले, यानी कि उसमें मैक्सिमम इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल होने वाला है और आगे चल के उनके इंडिजिनस कंटेंट की मात्रा को और भी बढ़ाया जाने वाला है। अभी आर्मी को लगभग 4,25,000 के आसपास कार्बाइन की जरूरत है और आर्मी को करीब 4,550 स्नाइपर्स की भी जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा एयरफोर्स के लिए 212 और नेवी के लिए 88 स्नाइपर की जरूरत है, जिनको अभी सप्लाई करने के लिए कारगिल की तरफ से ये कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से, और अभी हम इंडियन आर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स को लेके इंडियन आर्मी का रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा नहीं रहा है और बस पिछले कुछ सालों में इनको मास में इंडियन आर्मी में शामिल करना शुरू किया गया और उसके बाद जो रेगुलर कैजुअलिटी नंबर है उसमें काफी हद तक गिरावट नोटिस किया गया था। अभी तक कई बैच में आर्मी को नए बुलेट प्रूफ जैकेट को डिलीवर किया जा चुका है, लेकिन पिछले साल जब सूरों की तरफ से फायर किए गए स्टील कोर बुलेट हमारे एग्जिस्टिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट को पेनिट्रेट करने लगे थे, तो उसके तुरंत बाद ही आर्मी की तरफ से अपनी रिक्वायरमेंट को बदलने का फैसला किया गया था और अभी एक बार फिर से नए रूल्स के साथ एक फ्रेश टेंडर को इशू किया जा रहा है, जिसमें 47,627 नए बुलेट प्रूफ जैकेट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। नए रूल्स के मुताबिक ये सभी बुलेट प्रूफ जैकेट AK-47 या किसी भी 7.62 स्टैंडर्ड की स्टील कोर एम्युनिशन को सिर्फ रोकने के ही नहीं बल्कि 10 मीटर के अंदर भी अगर इस राउंड को फायर किया जाए तब भी इसको रोकने की क्षमता रखना चाहिए और इसका वजन जो है वो 10 kg के अंदर होना चाहिए। लेकिन बड़े साइज की जैकेट के लिए इसको अभी 11.8 kg तक भी रिलैक्स किया जा सकता है। अगला अपडेट प्रोजेक्ट वॉर डेक की तरफ से। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि ये एक रिलेटिवली नई कॉन्सेप्ट है जिसे आर्मी की तरफ से अपनाने का फैसला किया गया। ये दरअसल एक वर्चुअल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म होने वाला है जिसमें हमारे जवानों को अलग अलग तरह के वॉर सिनेरियो में लड़ाई लड़ने की ट्रेनिंग दिया जा सकेगा या फिर मॉक एक्सरसाइज को किया जा सकेगा। आसान भाषा में कहें तो जिस तरीके से हम लोग PUBG या एरमा टाइप की कोई गेम खेलते हैं, कोई भी वर्चुअल रियलिटी में गेम ऐसे खेलते हैं, ठीक वैसे ये उसी का एक मॉडर्न और ज्यादा बेहतर रियलिस्टिक वर्जन होने वाला है, जिसमें रियल वर्ल्ड में अफेक्ट करने वाले और भी कई तरह के पैरामीटर मौजूद होने वाले हैं जिसे नॉर्मल गेम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। और इसमें अलग अलग तरह के एक्सरसाइज को और कंडीशन के हिसाब से ड्रिल्स को भी सिमुलेट किया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें जिस भी लोकेशन में लड़ाई लड़ना होता है या कोई लोकेशन में अगर स्पेशल ऑपरेशन को करना होता है तो उस एग्जैक्ट लोकेशन की या सिनेरियो को यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है और वर्चुअल रियलिटी में हमारे सोल्जर जो है वहीं पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें AI को भी इस्तेमाल किया जाने वाला है और इसमें रियल टारगेट, रेंज, स्लोप, वेदर और एयर प्रेशर जैसे और भी कई तरह के पैरामीटर मौजूद होने वाले हैं। ऐसे ही एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इसी साल की शुरुआत में हमारी वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को कहा गया था और अभी ऐसे एक सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है जिसे अभी वॉर डेक का नाम दिया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।